30 नवंबर 2024 तक एनपीएस सब्सक्राइबर्स का टोटल नंबर 1.9 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। शायद आपके पास भी एक एनपीएस अकाउंट हो। हम अपने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर एक्टिवली नजर रखते हैं, लेकिन एनपीएस का परफॉर्मेंस रिव्यू करना अक्सर भूल जाते हैं। अब यह बात सच है कि एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सोल्यूशन है, लेकिन क्योंकि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू करना जरूरी है। ये आपके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। यहां हमने अलग अलग एसेट टाइप्स में बेस्ट और वर्स्ट एनपीएस फंड मैनेजर्स के रिटर्न्स कवर किए हैं, ताकि आप इस पॉइंट को और डिटेल में समझ सकें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यह डिफरेंस 1 से 3 परसेंटेज पॉइंट्स तक का है। यह छोटा लगने वाला डिफरेंस आपके रिटायरमेंट कॉर्पस पे बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। और हां, आप अपने एनपीएस फंड मैनेजर्स एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार चेंज कर सकते हैं। आप अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग फंड मैनेजर्स भी चूज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 2025 के लिए बेस्ट एनपीएस फंड मैनेजर्स के बारे में बताएंगे। अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब इस वीडियो में हम एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट और उसके फंड मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे। टीयर 1 अकाउंट प्राइमरी रिटायरमेंट अकाउंट है जो टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। अब अगर आप एनपीएस के फीचर्स को समझना या उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ये वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंटली एनपीएस टीयर 1 में टोटल 11 फंड मैनेजर्स हैं, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। इनमें से 4 फंड मैनेजर्स एक्सिस, डीएसपी, मैक्स और टाटा रिलेटिवली नए हैं और अभी इन्होंने 3 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं। अब बाकी के 7 फंड मैनेजर्स काफी पुराने हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और ये काफी सालों से अपना काम कर रहे हैं। अब हर एक फंड मैनेजर 4 स्कीम्स ऑफर करता है, ई, सी, जी एंड ए। यहां ई का मतलब इक्विटी, सी का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जी का गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ए का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है। चलिए अब देखते हैं कि पिछले एक साल में 11 फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस अलग अलग स्कीम्स में कैसा रहा है। पिछले एक साल के टॉपर्स में डीएसपी है इक्विटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, एचडीएफसी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अच्छा परफॉर्म किया है और आईसीआईसीआई ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में टॉप पोजीशन हासिल की है। अब इक्विटीज में एसबीआई का, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में डीएसपी का और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कोटक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। सिमिलरली सभी फंड मैनेजर्स समय समय पर 3, 5 और 7 ईयर जैसे पीरियड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रेलिंग रिटर्न्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये स्पेसिफिक स्टार्ट और एंड डेट पर बेस्ड होते हैं, जो उन दोनों डेट्स के बीच मार्केट कंडीशन से हाईली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसी वजह से ये पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जाता। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है। इस अप्रोच के लिए 2 डेट्स के बीच एक पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड के सभी इंस्टेंसेस का एवरेज निकाला जाता है। प्रेजेंट और हिस्टोरिकल डेटा के बीच का 5 ईयर रिटर्न डेटा की एबिलिटी पर डिपेंड होता है। एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स हमें यह दिखाते हैं कि प्रेजेंट और हिस्टोरिकल डेट के बीच जिन लोगों ने किसी स्कीम में किसी भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उनका एवरेज रिटर्न कैसा रहा। इन अदर वर्ड्स, एवरेज रोलिंग रिटर्न्स ना सिर्फ 2 तारीखों के बीच का एक इंस्टेंस है, बल्कि कई ट्रेलिंग रिटर्न्स की एक कॉम्पोजिट पिक्चर भी है। अब क्योंकि हम एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए नए फंड मैनेजर्स एक्सिस, डीएसपी, मैक्स और टाटा को इस कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है। एक और बात, एनपीएस रोलिंग रिटर्न्स नहीं पब्लिश करता, सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न्स ही पब्लिश करा जाता है। इसीलिए इन रोलिंग रिटर्न्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारी टीम ने हर एक एनपीएस स्कीम के हिस्टोरिकल नैव्स पर डेटा को क्रंच करने में घंटों बिताए हैं। चलिए बचे हुए 7 फंड मैनेजर्स की स्कीम ई या इक्विटी से शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर कुछ ही मिनटों में ऐसा कर सकते हैं। यह पूरी तरह पेपरलेस प्रोसेस है और आप एक टैब में परफॉर्मेंस पर नजर रख सकते हैं। साथ ही आपको तुरंत टैक्स प्रूफ भी मिल जाते हैं। एनपीएस की स्कीम ई के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर एनएससी और बीएससी के टॉप 200 स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 ईटीएफ और दूसरे स्पेसिफाइड ईटीएफ्स, आईपीओस और डेरिवेटिव्स शामिल हैं। अब एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के मामले में एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर
14.36% पर एनम रिटर्न्स के साथ टॉप पर है। आदित्य बिरला पेंशन फंड 13.95% पर एनम के साथ दूसरे और कोटक महिंद्रा पेंशन फंड 13.86% पर एनम के साथ तीसरे नंबर पर है। इस दौरान 12.87% पर एनम रिटर्न्स के साथ LIC पेंशन सबसे नीचे है। इन स्कीम्स में ऑन एन एवरेज 13.6% रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 200 ने 13.19% पर एनम रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए ऑन एवरेज स्कीम ई ने अपने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स निफ्टी 200 से बेटर परफॉर्म किया है। अब आखिरी में चलिए देखते हैं कि 2023 में कैलकुलेट किए गए रैंक्स के कंपैरिजन में अलग अलग फंड मैनेजर्स के रैंक्स में क्या चेंज हुआ है। HDFC ने अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन रखी है। आदित्य बिरला ने एक बड़ी जंप लेते हुए 7 से सेकंड पोजीशन पर आ गया है। कोटक अपनी थर्ड पोजीशन पर स्टडी है। ICICI 2 पोजीशन नीचे स्लिप हो गया है। वहीं UTI, SBI और LIC एक एक पोजीशन नीचे गिर चुके हैं। आइए अब स्कीम सी के बारे में बात करते हैं। NPS की स्कीम सी प्राइमरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, लेकिन ये स्पेसिफाइड टर्म डिपॉजिट रिसीट्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेटेड रीट्स और इनवेट्स के इशू की गई डेट सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल बॉन्ड्स एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट कर सकती है। अब अगर हम स्कीम सी के एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स पर नजर डालें तो HDFC पेंशन फंड मैनेजर 8.74% पर एनम रिटर्न्स के साथ टॉप पर है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर SBI है, जिसने 8.44% पर एनम रिटर्न दिए हैं, जबकि 8.39% के साथ ICICI तीसरे पोजीशन पर है। कोटक पेंशन फंड मैनेजर 7.72% रिटर्न्स के साथ सबसे नीचे है। अब ऑन एन एवरेज स्कीम सी ने 8.26% रिटर्न दिए हैं। दूसरी ओर कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स ने 7.47% पर एनम रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब स्कीम सी के 2023 और 2025 के रैंक्स को कंपेयर करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि चीजें कैसे बदली हैं। HDFC ने अपना टॉप स्पॉट मेंटेन रखा है। SBI, ICICI और LIC ने अपने रैंक्स एक एक पोजीशन से इंप्रूव किए हैं। आदित्य बिरला की परफॉर्मेंस नीचे गई है और ये रैंक 2 से रैंक 5 पे स्लिप हो गया है। UTI और कोटक अपनी 2023 वाली पोजीशंस पर ही हैं। आइए अब स्कीम जी के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। NPS की स्कीम जी प्राइमरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या G-Secs में इन्वेस्ट करती है, लेकिन ये गिल्ड म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट बैक दूसरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है। अब एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के मामले में LIC पेंशन 9.16% पर एनम रिटर्न्स के साथ टॉप पर है। इसके बाद 8.6% पर एनम रिटर्न्स के साथ HDFC दूसरे, जबकि 8.5% पर एनम रिटर्न्स के साथ कोटक तीसरे पोजीशन पर है। जिसमें आदित्य बिरला सबसे नीचे है, जिसने 8% पर एनम के रिटर्न्स दिए हैं। और एन एवरेज NPS की टियर 1 स्कीम जी का एवरेज रिटर्न 8.4% रहा है और ये गिल्ड म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर ही है। अब अगर हम स्कीम जी के 2023 और 2025 की रैंकिंग को कंपेयर करें तो LIC और HDFC ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी है, लेकिन आदित्य बिरला सबसे नीचे चला गया है। बाकी सभी फंड मैनेजर्स ने अपने रैंक्स एक एक पोजीशन से इंप्रूव किए हैं और इसी के साथ हम स्कीम ए या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पर पहुंच चुके हैं। NPS की स्कीमें अल्टरनेटिव एवेन्यूज में इन्वेस्ट करती है, जैसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, रीट्स और इनवेट्स, सेबी रेगुलेटेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड सो ऑन। अब स्कीम ए के लिए इन्वेस्टमेंट कैप 5% है, इसलिए आपके NPS कॉर्पस का सिर्फ 5% ही स्कीम ए में लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप स्कीम ए के लिए दूसरी स्कीम से अलग फंड मैनेजर नहीं रख सकते। यह पहले से चुने गए फंड मैनेजर्स में से ही एक होना चाहिए। अगर रिटर्न्स की बात करें तो SBI फंड मैनेजर 9.41% पर एनम रिटर्न्स के साथ टॉप पर है। इसके बाद HDFC और फिर LIC का नंबर आता है। आदित्य बिरला 6.15% पर एनम रिटर्न्स और UTI 6.14% पर एनम रिटर्न्स के साथ आखिरी 2 पोजीशंस पर हैं। अनफॉर्चुनेटली स्कीम ए के रिटर्न्स का कंपैरिजन करने के लिए कोई क्लियर बेंचमार्क नहीं है। तो आइए अब 2023 और 2025 की रैंक को कंपेयर करते हैं। SBI, HDFC और LIC ये टॉप 3 फंड मैनेजर्स अपनी पोजीशंस मेंटेन कर रहे हैं। कोटक और आदित्य बिरला ने अपनी रैंक्स एक एक पोजीशन से इंप्रूव की हैं। ICICI और UTI की रैंकिंग एक एक प्लेस नीचे गई है। तो ये था ओवरव्यू कैसे डिफरेंट टियर 1 NPS स्कीम्स ने परफॉर्म किया है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग फंड मैनेजर चुन सकते हैं। हालांकि स्कीम यहाँ एक्सेप्शन है, जहाँ पे फंड मैनेजर दूसरी स्कीम्स के लिए सिलेक्टेड में से ही पिक किया जा सकता है। अब फाइनेंशियल ईयर में एक बार फंड मैनेजर भी बदल सकते हैं।
इसलिए आप इन्वेस्टमेंट के दौरान बेस्ट परफॉर्म करने वाले फंड मैनेजर्स चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सिंपल रखते हुए एक फंड मैनेजर के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो सभी स्कीम में सबसे अच्छा कौन सा है, आइए आगे देखते हैं। अलग अलग स्कीम्स में बेस्ट फंड मैनेजर चुनने के लिए फंड मैनेजर्स को उनके एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर रैंक करते हैं। एचडीएफसी फंड की सभी स्कीम्स को या तो 1 या 2 रैंक दी गई है। इसके बाद एसबीआई का नंबर आता है जिसकी 2 स्कीम्स 1 और 2 रैंक पर हैं। यूटीआई का परफॉर्मेंस सबसे वीक रहा है जिसमें उसके 4 स्कीम्स में से 3 ने बॉटम पोजीशन ली। आदित्य बिरला की भी 2 स्कीम्स बॉटम पर हैं। ये आउटकम 2023 के जैसे सिमिलर ही रहा है। हालांकि हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा कि हमने इस एनालिसिस में वॉलेटिलिटी को शामिल नहीं किया है। अब एनपीएस जैसे रिटायरमेंट प्रोडक्ट के लिए जो कि अल्ट्रा लॉन्ग लॉक इन पीरियड के साथ आता है, रिटर्न्स का मैग्नीट्यूड वॉलेटिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर ऑल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ज्यादा जरूरी होता है, चाहे उसे जनरेट करने के लिए थोड़ी वॉलेटिलिटी हो। फिर भी अगर आपको रिटर्न की वॉलेटिलिटी मैटर करती है तो आइए अब इस एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं। वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी। आइए इस वीडियो में डिस्कस किए गए एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डेविएशंस को चेक करते हैं। अब क्योंकि एनपीएस की स्कीम सी और जी में लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं तो इंटरेस्ट रेट्स के उतार चढ़ाव के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इन डेट स्कीम्स की वॉलेटिलिटी को भी चेक करना जरूरी है। अब वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन के मामले में पहले नंबर पर स्कीम ई के लिए आदित्य बिरला और एसबीआई, स्कीम सी और जी के लिए आदित्य बिरला और स्कीम ए के लिए एलआईसी हैं। अब अगर हम एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। अब ये एक और तरीका है परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करने का। रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ये दिखाता है कि कितने रिस्क उठाते हुए रिटर्न जनरेट किए गए हैं। अब इसे बेहतर तरह से समझने के लिए चलिए इस डेटा को रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पिक्चर उभर के सामने आती है। रिटर्न्स के मामले में सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाले आदित्य बिरला की 4 में से 3 स्कीम्स अब पहले नंबर पर हैं। एचडीएफसी ने यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी सभी 4 स्कीम्स टॉप पर हैं, इसलिए रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के मामले में यह साफ तौर पर विनर है। एसबीआई और आईसीआईसीआई की परफॉर्मेंस एवरेज है, इसलिए अगर रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी आपके लिए मायने रखती है तो आप इस डेटा का इस्तेमाल अपने एनपीएस फंड मैनेजर्स को चुनने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड इफ यू डिड फाइंड इट यूजफुल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.